हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस चैनल पे होने वाली बातचीत से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी अभिजीत चावड़ा जी की, जिसमें कि किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा है कि उनकी क्या सोच है इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, जो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं। और मुझे ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है कि जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत याददाश्त है, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन और एक दूसरे के खिलाफ वैनम बढ़ गया है सोसाइटी में। या उस एक दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो ज़्यादा अपेरेंट हो गया है, विजिबल हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है पिछले लगभग 10 साल में। इसलिए वो चीज़ शायद सरफेस पे आके सतह पे आ गई है। पहले जो चीज़ थोड़ी अंदर दबी हुई थी, क्लियरली इसके बारे में कोई बोलने में झिझक इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सच को कबूल करने में झिझक अगर हम करेंगे तो हम प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इस बात को मानना कि कोई प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं जानना चाहूँगा उनका पर्सपेक्टिव, और साथ में मैंने पहले भी अपने इस टॉपिक पे अपने विचार शेयर किए हुए हैं, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव के साथ साथ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट में जो मैं सोचता हूँ वो भी शेयर करूँगा। तो देखते हैं। What is your stand on the Muslim community of India? What should they do to be a good community for the country? Look, my stand on the Muslim community. ओके, आई थिंक जिन्होंने पूछा है फौद अहमद, मुस्लिम ही लग रहे हैं नाम से, आई मीन है ही, अनलेस की पर्सनल रिलीजियस व्यूज़ उनके डिफरेंट हो। आई थिंक उनको भी वही करना चाहिए जो किसी भी और इंसान को करना चाहिए, किसी भी और कम्युनिटी के इंसान को करना चाहिए, जो अपने एंड पे एक बेहतर इंसान बनो। बट एनीवे, मैं थोड़ा जंप द गन हो गया। लेट्स मूव ऑन। Community is very clear. They are our people. They are Indians. I am very Totally. clear about this. The Muslims of India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Maldives, Afghanistan, we are all one people. We have the same ancestors. All the Muslims of this region have had the same ancestors as all the Hindus and other people for at least 10,000 years, if not 20, 30, 50,000 years. So we are the same people. The thing is that the culture and the religion has changed. So what should the Muslims do to be a good community for the country? Well, it's for the Muslims to decide. Who am I to say? Who are we to say? The Muslims have to decide what is the best future path for them. It is true that there is a great deal of friction. It is true. I mean, see, which is ironic, considering the fact that in 1857, Hindus, Muslims, Sikhs, everyone lived together, fought together, and died together, and bled together for the country, for the defense of the motherland. Even during the Azad Hind Fauj era, Hindus, Muslims, Sikhs, everyone fought. नहीं, ये आयरॉनिक, ऑफ कोर्स आयरॉनिक है, लेकिन हम अक्सर बात करते रहते हैं कि ह्यूमंस कैसे फंक्शन करते हैं। इस बारे में देखो, स्ट्रगल है बेसिकली पावर की। एक आम इंसान की बात नहीं कर रहा, एक सोसाइटी में, इवन आम इंसान की आम ज़िंदगी में भी देखोगे तो स्ट्रगल एक्चुअली पावर की है। किसी एवरेज ऑफिस में चले जाओ, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बॉस की चाट के या फिर अच्छे से सबके साथ व्यवहार करके या डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करके दूसरों की नज़रों में पॉपुलर होना चाहते हैं। एक सबकॉन्शियस टेंडेंसी है इंसान की, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ये हर इंसान में है। कोई जजमेंट मैं पास नहीं कर रहा, वैल्यू जजमेंट इस चीज़ के ऊपर, जस्ट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ नेचर। तो हम सब ये करते हैं। बेसिकली वो पॉपुलैरिटी क्या है? बेसिकली वो पॉपुलैरिटी एक फॉर्म ऑफ पावर है कि आप ज़्यादा पॉपुलर होगे, लोग आपके साथ फ्रेंडली होंगे, आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। हो सकता है जब प्रमोशंस वगैरह का जो भी सिस्टम है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें शायद हो सकता है आपको टीम प्लेयर या इस तरीके के से आइडेंटिफाई किया जाए जिससे कि आपको फ़ायदा हो ऊपर बढ़ने में आगे। और जस्ट एक पॉपुलर होने की जो फीलिंग है वो एक पॉजिटिव जनरेट करती है, पॉजिटिविटी हमारे माइंड के अंदर। तो वो अपने आप में एक चीज़ है। तो एक आम ऑफिस के लेवल पे बता रहा हूँ, कुछ लोग करते हैं एक दूसरे के पीछे बिचिंग करके एक दूसरे को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, खुद को आगे लाने की कोशिश करते हैं। होता है, अगेन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। यही चीज़ जब आप बहुत ऊपर के लेवल पे ले जाते हो, फॉर एग्जांपल जो लोग कंट्री को चला रहे हैं,
फॉर एग्जांपल जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो नेहरू, जिन्ना, गांधी, ये लोग जिस लेवल पे थे, इन लोगों के हाथ में पूरे कंट्री की, पूरे सब कॉन्टिनेंट की है, इनफैक्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनफैक्ट और भी एक्सटेंडेड एरिया का फ्यूचर क्या होगा, इसकी पूरी की पूरी बागडोर इनके हाथ में थी. तो इन लोगों के भी जो एक दूसरे के साथ पर्सनल ग्रजेस थे, जो आज हमको समझ में आता है क्लियरली, पर्सनल इनसिक्योरिटीज़, पर्सनल खुद का विजन कि ऐसे होना चाहिए, दूसरा कह रहा नहीं ऐसे होना चाहिए, एक तरीके की पावर स्ट्रगल एक दूसरे के बीच में, उस चीज़ ने चीज़ों को ख़राब किया. ये सारा सब कुछ अवेलेबल है, जो आपको प्रॉपर स्कॉलर मिलेंगे दोनों साइड से, जो कि अनबायस्ड होकर किसी चीज़ों को रैशनलाइज करते हैं, वो आपको ये सारी बातें खोल के बता देंगे. तो ये हुआ है, सिंपल ह्यूमन नेचर ने अपने आप को, ह्यूमन नेचर की जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पावर्स हैं, उसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है. और उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है जब आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त आइडियोलॉजी जैसे कि रिलीजन हो, अपने आप को एक डिस्टिंक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई करने में, और दूसरों से बेहतर या दूसरों से अच्छे, या कैसे सामने वाले बुरे हैं, ट्राइबल जो आपका होता है ना, जो इंटरनल ट्राइबल नेचर होता है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जब आपको आइडियोलॉजी मिल जाए, तो ये यही वाली रेसिपी तैयार होती है जो हुई है. Lived and bled together and died together for the country, for the motherland, for the freedom of the motherland. So it's unfortunate that we have this friction today in these divisions, because it is true that Muslims and Hindus live very separate lives in India. It's like parallel societies. The Muslims, unfortunately, seem to feel that their allegiance is somewhere else. Some of them, at least, I would say many of them. There is this attitude among Muslims that we ruled over you for 800 years and all. ओके, अलीजेंस कहीं और पे लाई करना शायद एक बहुत बड़े उस पूरे, जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया की, ऑफ कोर्स कोई भी मोनोलिथ नहीं होता. कोई भी चीज़, अगर आप कोई कह रहा है कि कोई चीज़ मोनोलिथ है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है किसी एजेंडा के अंडर. सिंपल इस बात को समझ लो. बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऐसा सोचते हैं, और होंगे, हो सकते हैं, क्या होते हैं. इस बात को भी एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगेन सेम चीज़. पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनकी एलिजेंस नहीं है, और जिनकी एलिजेंस है भी, उनकी एलिजेंस पे भी थोड़ा सा शायद गौर करने की इसलिए ज़रूरत है, क्योंकि वो किस टाइप की एलिजेंस क्लेम करते हैं. अगर तो वो क्लेम करते हैं कि हमारी जो हमारा जो मरना मिटना है, हमारी जो ईमानदारी है, वो उनके साथ जुड़ी हुई है, अगर आपके और उनके क्लैशेस हो जाएंगे. और टू बी ऑनेस्ट, टू बी क्लियर, मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मतलब अरब वर्ल्ड, या जो कि बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड है बेसिकली, उसके साथ, कि अगर आपके और उनके इंटरेस्ट क्लैश होते हैं तो हम उनकी साइड होंगे. मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है. परसेंटेज में, नंबर्स में होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम एक बहुत बड़ी कंट्री है, नंबर्स में हो सकता है बहुत सारे लोग हों इस तरह के. पर इस तरीके के डिवाइडेड नेचर वाले लोग किस कम्युनिटी में नहीं होते. दूसरी कम्युनिटीज़ में भी जो लोग कम्युनिस्ट है, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही बात कर रहे थे कि कैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, ऑफ कोर्स वो लोग नॉन रिलीजियस होते हैं, बट है तो वो किसी ना किसी बैकग्राउंड से है ना. उनकी आपको दिख जाएगी एलिजेंस चाइना के साथ है, इवन उन मामलों पे कि जिसमें कि इंडिया बिल्कुल सही है अपने स्टैंड के ऊपर, और ज़्यादातर मामलों में इंडिया अपने स्टैंड पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें उनसे कोई खास लेना देना नहीं है. वो इस तरफ बढ़ावा कर रहे हैं हमारी साइड, इन्वेड कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं ना उन पे. तो होते हैं लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, लोगों की पर्सनल ट्विस्टेड थॉट होती है, बेवकूफ़ लोग भी होते हैं, लोग चीज़ों को ना देख पाने वाले भी होते हैं, चीज़ों को ऐसे भी होते हैं जो समझ ही नहीं पा रहे होते कि क्या बात कही जा रही है. तो इन सारी चीज़ों का जो मिक्सचर है, वो हर कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप के चीज़ें पैदा कर देता है. और हो सकता है कि कुछ सोच पूरी की पूरी एक आइडियोलॉजी के अंदर ही स्ट्रक्चरली भी कुछ ऐसी तरीके की ओरिएंटेशन हो जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हो, तो वो भी एक बात है. बट एनीवे, और इन्होंने लास्ट बात जो ये करने लगे थे कि मुस्लिम ज़्यादा सोचते हैं कि हमने 1000 ईयर रूल किया है. अगेन उन्होंने थोड़ी सी, उनको हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए, थोड़ी उनको अपनी एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड पढ़ लेना चाहिए, उनको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी चीज़ों को क्लियरली समझने के लिए. All that. I mean, come on, you're not foreigners. You are equally, you're as much victims as the Hindus were. I mean, your ancestors. ये सोच आई कहाँ से, इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है. ये सोच आई वहाँ से, देखो अगेन पावर गैदरिंग, ठीक है. ओवैसी जो दो ब्रदर्स हैं,
उनको अगर आप देखोगे कि जब कंट्री की बात आती है, स्पेशली मैं असदुद्दीन छोटे ब्रदर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो बंदे की जो एक बयान लोगों ने सुना है उसके बाद से उस बंदी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म है। बट जो बड़ा भाई है, जब बात आती है इंडिया की तो वो ऑफकोर्स इंडिया की साइड लेता है, लेकिन जब इंडिया में मुस्लिम और हिंदूज़ की बात आती है तो वो मुस्लिम्स का साइड लेता है। चलो समझ आता है, शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और उनको पैंडर कर रहा है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन होता यह है कि इस तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ग्रुप, कम्युनिटी बेस्ड लीडर होते हैं, जिनकी की एक वोट बैंक कम्युनिटी के अंदर होता है, वो उस कम्युनिटी को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते चढ़ाते हैं, झाड़ पे चढ़ाते हैं, जैसे भी आपको कहना है कह लो। और उसलिए फिर वो कई बार फैक्ट्स को ट्विस्ट करके बताते हैं। मुस्लिम्स की रूलरशिप थी इंडिया में फॉर 600 ईयर्स, और ये भी क्लियर कर लो बात, बहुत लोग कहते हैं 1000 ईयर, एक्चुअली इट वाज 600 ईयर फ्रॉम ऑलमोस्ट 1200 टू 1800। सिंपल ये है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है समझने के लिए। मोहम्मद गौरी 1200 के आसपास आया था, 1896 और समथिंग टू बी एग्जैक्ट। और प्लासी की जब लड़ाई हुई है, बक्सर और प्लासी की जब लड़ाई हुई है, अंग्रेज़ों ने उसके बाद से बेसिकली डी फैक्टो रूलर बन गए थे इंडिया के, जो कि हुई है 1700 समथिंग में, तो मुश्किल से 600 साल बनते हैं। बट एनीवे, रूलर्स, और उस टाइम पे भी हर जगह नहीं, बाय द वे इसमें भी एक ब्रेक आया है हेमू वाला, बट बहुत ही छोटा था, लेकिन वटेवर था। मुस्लिम के जो वो लीडर्स थे वो उनको ट्विस्ट करके फैक्ट बताते, ठीक है, मुस्लिम रूलर रहे हैं लेकिन वो फॉरेनर्स थे, यहाँ के नहीं थे। और उन लोगों ने जिनको सबसे ज़्यादा मारा है वो आज का एरिया पाकिस्तान है, क्योंकि वो पड़ता ही उनके रास्ते में था। जब आते थे सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया से आते थे, सबसे पहले वहाँ पे पड़ता कौन था? अफगानिस्तान पड़ता था, पाकिस्तान पड़ता था उस रास्ते में। वहाँ के लोगों को उन्होंने सबसे पहले कन्वर्ट किया, सबडू किया, मारा, रेप, पिलेज, जो भी आप कह सकते हो किया। पंजाब का एरिया, वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न पंजाब, और वहाँ से दिल्ली तक। साउथ में तो आपको देखोगे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं दिखेगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी बहुत हुए होंगे उन पे हत्याकांड या जितनी भी तरीके की अट्रॉसिटीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ एक्चुअली जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके उनके एंसेस्टर्स पे हुई थी। बट एनीवे, इन चीज़ों को जब जाते हैं तो लोगों को दर्द होता है, समझने में बुरा लगता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं, बट वो लोग ओरिजिनली फॉरेनर थे, सिर्फ पूजा पद्धति से डिसाइड नहीं होता कि कौन है। आप किसी की कम्युनिटी में नहीं शामिल हो जाते, कम्युनिटी में आप शामिल होते हो, लैंग्वेज, उस जगह, उस कल्चरल बैकग्राउंड, वो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी भी चीज़ का। And it's the thing is that it's all politicized. After 1857, you had the British engineering these schisms in Indian society, and you had these Muslim organizations and Muslim scholars who were promoted by the British and by Mr. Mohandas Gandhi during the Caliphate movement, right? Khilafat movement, etc. So this gave rise to this so-called. गांधी की इन्वॉल्वमेंट से मैं पूरी तरह वैसे एग्री नहीं करता, बट एनीवे हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि जो लीडर होते हैं जो पावर ग्रैब करने के लिए फैक्ट्स को ट्विस्ट करके जनता को राइल अप करते हैं। Nation theory, it was all engineered by the British and then fortified by the Congress Party and the Muslim League and Mr. Jinnah and Mr. Gandhi, etc. And this has created this schism in India, divide and rule, and you can see the consequences of that even today. So that is the situation that we are in today. We have this schism in society. It's like parallel societies. So it is for the Muslim people of India to decide what they want, what is the best future for them. They are Indian citizens. They have the same rights as Indians. They are the sons and daughters of this land. It is for them. It would be good for everyone to unite together, be Indians. You may practice whatever religion you want at home, but as citizens of India, we have to all be together, right? And this politicization of religion has to stop. Unfortunately, we find that Muslims have always been used as vote banks before independence, after independence as well. And it is for the Muslims to decide whether they want to be used like this or not. I mean, okay, yeah, मैं to most extent agree करता हूँ इस बात से कि yes, उन लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। I mean, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स को डिसाइड करना पड़ेगा, पर इसमें हमें थोड़ा सा उनको ये लीवे देना पड़ेगा कि इन चीज़ों को बनते बनते टाइम लगता है। हमारी कंट्री 70 ईयर्स ओल्ड है अभी, 72, 73, वटेवर, 75। जिस तरह की प्रॉब्लम से हम
अपनी टूटी फूटी नाव को जिन बड़ी वेव्स से निकाल के जैसे तैसे यहाँ तक लाए हैं, ठीक है बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, इसको और बेटर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन ये आप तब कह रहे हो जब आप प्रेजेंट में बैठे हुए हो और हिस्ट्री को जज कर रहे हो। हिस्ट्री को जज करना, जैसा कि बड़े सारे लोगों ने कहा है कि बहुत इजी होता है, हिस्ट्री में क्या करना चाहिए था ये पता करना, हाइंडसाइट इज़ 2020 जो अंग्रेज़ी का मुहावरा है। तो अब हम कह सकते हैं, बट चलो जैसे तैसे हम यहाँ आ गए, हम आगे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, और तेज़ी से जा रहे हैं, ये अनदर इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ा खतरा जो मुझे मॉडर्न टाइम में लगता है, यस हमारा जो सोशल बॉन्ड है वो डैमेज हो रहा है, और हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो एयर है, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूट हो रही हैं, ये हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। चाइना को हम ठोक ठाक देंगे, जब जैसे जो बाहर वालों बंदों से कभी कोई कंट्री नहीं टूटती, कंट्री जब भी टूटती है अंदर से टूटती है, ये है प्रॉब्लम समझने वाली। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट और हमारे अंदर का जो सोशल बॉन्ड है, और उसके लिए हमें एक्टिव कदम उठाने होंगे, ऐसे सोशल प्रोग्राम्स या अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने होंगे जो कि लोगों को पास लाएं एक दूसरे के, इसी चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाएं कि भाई हमारा सबका फ्यूचर एक साथ ही है, अटैच्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, तो आपको इस चीज़ की कोशिश करनी होगी कि आपके आसपास वालों का भी सबका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि या तो हम सारे के सारे एक साथ तरक्की करेंगे या तो कोई तरक्की नहीं कर पाएगा। ये सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है जो यूरोप वगैरह में बहुत पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के बाद, जब इस कहते बिलबर का एक जोक है अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन का, कि जब एक थप्पड़ पड़ता है ना मुंह पे तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का थप्पड़ जब यूरोपियंस को पड़ा ना, तो उनको क्लैरिटी आ गई कि हम सारे एक ही नाव में बैठे हुए हैं, नाव डूबेगी तो सब मर जाएंगे। और हमको शायद अभी वो क्लैरिटी आई नहीं है पूरी तरह से, पर होपफुली एजुकेशन के प्रोग्रेस के साथ साथ वो चीज़ बढ़े होपफुली। Voting on religious lines it defeats the purpose of democracy. It is one of the great Exactly. drawbacks in democracy that you can have people of one religion Yeah. all voting in the block for one political party. It doesn't matter what the political party actually intends for the country. So these are the challenges India is facing. These are the challenges the Muslims of India are facing. There is this the media creates these perceptions of Muslims being marginalized and all that, which is absolutely untrue, right? So I would say, so my stand is very clear. The Muslims of the entire subcontinent are our brothers and sisters. They are the descendants of our own ancestors. They are our own people. What is best for them, they should decide. Who am I to say anything? They should decide, and they should think about the country. What is best for the country? I think that should be the guiding principle. That's all. What? Okay, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। जो इन्होंने कहा है कि मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है कि मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड है, उसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों ने हर क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी के हर फैसेट में उन लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे कंट्रीब्यूट किया है, और वो बड़े बड़े लेवल्स पे है। तो इसका मतलब ये तो है कि हमारी सोसाइटी, मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, उसकी बात करेंगे, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है टैलेंटेड लोगों को, चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड। तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लोगों में एक्सेप्टेंस भी है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होते हैं चीचड़े टाइप के जो हर बात के ऊपर ही चिढ़ते रहते हैं, ठीक है, उनको वो मैटर नहीं करते बेसिकली ऑन अ लार्ज स्केल इन सोसाइटी। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई फ़र्क नहीं है किसी सिटीजन्स के राइट में, किसी भी चीज़ के इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वट एवर, ठीक है। हाँ, जाति से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड रिजर्वेशंस हैं, बट वो आपके राइट्स को मैटर नहीं करती। कुछ रिजर्वेशंस हैं जो कुछ कम्युनिटीज़ को आगे लाने के लिए हेल्प की जा रही है, उनकी यूटिलिटी पे मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ एक्चुअली, तो रिपीट नहीं करूँगा। बट यस, जो वोट बैंक इन्होंने वाली बात इन्होंने की, तो वो यार डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है। उसमें लोग रिलीजियस लाइंस पे भी एक दूसरे को यूज़ करते हैं, और उसमें लोग जाति की लाइंस पे भी एक दूसरे को यूज़ करते हैं, उसमें लोग रीजनल बेस पे भी, उसमें लोग लैंग्वेज बेस पे भी लोग बटे हुए हैं। और ये डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया में है, इवन यूएसए में जहाँ पे कपल ऑफ 100 years हो गए डेमोक्रेसी को चलते हुए, बट वहाँ पे भी ये चीज़ इंस्टीट्यूट मतलब अप्रूव नहीं हो पाई। तो हमारे यहाँ भी है होपफुली एजुकेशन। जैसे मुझे लगता है कि हमारे देश के लोग बहुत समझदार, और शायद सबसे अच्छी जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग हैं वो दुनिया के शायद सबसे
अच्छे और सभ्य लोगों में अगर उनको मौका मिले, उनको सभ्य उनकी अपब्रिंगिंग हो और सब कुछ, क्योंकि दुनिया में बाकी जगहों पे घूम के देखोगे आपको लोग इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है सो फार। तो मुझे लगता है जब एजुकेशन बढ़ेगी और पैटी चीज़ों से जब लोग ऊपर उठ के सोचना शुरू करेंगे तो ये सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी टाइम के साथ साथ। पूरी तरीके से नहीं, वो तो क्या ह्यूमन कंडीशन की एक लिमिटेशन है, लेकिन सहने वाले हद तक, टॉलरेबल लिमिट तक। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।